नमस्कार। खिलता कश्मीर जम्मू कश्मीर के इस डीडी कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर से 3 चरणों के विधानसभा चुनाव होंगे और इस बार के चुनाव हर बार से कुछ अलग भी हैं, कुछ खास भी हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर के पहले विधानसभा चुनाव हैं। ये जम्मू कश्मीर के पहले विधानसभा चुनाव हैं जहाँ वाल्मीकि समाज को दरअसल वोट करने का, अपनी सरकार चुनने का, जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। करीब 10 साल से यहाँ पर जो है चुनाव नहीं हुआ है, विधानसभा चुनाव नहीं हुआ कह सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ख़ास भी है और बहुत कुछ पहली बार भी हो रहा है। और डीडी न्यूज़ का ये कॉन्क्लेव भी श्रीनगर में पहली बार हो रहा है। और श्रीनगर में हमारे साथ खास मेहमान है, हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं और जम्मू कश्मीर से ही सांसद भी हैं। तो जम्मू कश्मीर की रग रग से जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अशोक जी। सर, ये पहला चुनाव कई दृष्टि से, कई चीज़ों में कहे तो बहुत ख़ास चुनाव है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चुनाव जो है, क्योंकि विपक्ष इस तरह का, यहाँ पर आपका विपक्ष जो है वो लगातार एक माहौल बना रहा है कि ये नए कश्मीर का रेफरेंडम है, ये 370 का रेफरेंडम है और इस इशू को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल लिया, तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो जैसे आपने ठीक है, मैं आपको बधाई दूंगा। सबसे पहले जैसे आपने कहा, दूरदर्शन ने पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस प्रकार के आयोजनों का चलन बन जाएगा। ये भी बदलते हुए जम्मू कश्मीर का ही एक संकेत है। हैविंग सेड दैट, ये चुनाव आपने ठीक कहा कि बहुत तरीके से इसमें बहुत सारे फॉर दी फर्स्ट टाइम ऐसा फर्स्ट एवर वाली बातें हैं। जैसे आपने कहा कि 10 साल के बाद पहला चुनाव हो रहा है और जैसे आपने कहा कि पहली बार वाल्मीकि समाज भी इसमें शामिल होगा, पहली बार पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भी अपना विधानसभा के लिए मतदान कर सकेंगे। और एक और बात जो अक्सर मीडिया से चूक रही है वो ये कि लगभग 50 साल के बाद इस बार 5 साल की विधानसभा चुनने के लिए चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, नहीं तो क्योंकि ये एक विडंबना यहाँ पर, और क्यों वो 6 साल रही वो ही अपने में इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से 370 को दुरुपयोग किया गया उन लोगों द्वारा जो उसकी पैरवी करते थे। जो 6 साल की हुई इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा जी ने किया, और इनको ये अधिकार था कि उसको अपनाते कि ना अपनाते, क्योंकि 370 इनको वो प्रेरोगेटिव देता है, उन्होंने फ़ौरन अपना लिया। जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो 1977 में उसको रिवर्स किया उस अमेंडमेंट को, और फिर 5 साल हो गया तो तब इन्हें 370 दिख गया, क्योंकि इनको 6 साल सत्ता में रहना था। अब बताइए इसमें नागरिक का क्या फ़ायदा था, उसको तो चुनाव। तो कहने का तात्पर्य कि बहुत तरीके से ये पिछली बंदिशों को और जो हमारे आगे पीछे जिस तरह के इस तरह के टैबूज़ और बैरियर्स बना के रखे थे कुछ वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, उससे हट करके, उससे निजात लेकर के, उससे आज़ाद होकर के ये चुनाव है। और इसका अमल हमने तभी देख लिया जबकि लोकसभा में भी लगभग 58, 59, 60% यानी राष्ट्रीय औसतन के बराबर वोट डाल हुआ, लेकिन पहले तो केवल 8% होता रहा। उस लिहाज से भी पहली बार लगभग 30 बरस के बाद एक ऐसा चुनाव जहां पर के ये आरोप नहीं आएगा कि 8% से विधायक चुने गए या 8-10% से सांसद चुने गए। ये बात तो है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्या विपक्ष जो एक एजेंडा बना रहा है, विपक्ष जो एक पिक्चर दे रहा है, वो ये कह रहा है 370 पे रेफरेंडम है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी, खासकर कश्मीर वैली की बात करूँ, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपके साथ लड़ करके और आपको चुनाव के नतीजों के आधार पर 370 की तस्वीर दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये चुनौती है आपके सामने। इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ये चाहते हैं कि ये मुद्दा बने। दे आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर दिस इशू, लेकिन हो नहीं रहा। क्योंकि 370 के जाने से मुझे यकीन है, अगर आप अलग से श्रीनगर के गली कूचों में चलने वाले आम इंसान से पूछेंगे अपनी जगह, हो सकता है खौफ के पर्दे में वो ना भी कह पाए खुल के, तो 370 के जाने से उसको फ़ायदा हुआ। जो हिंदुस्तान की मुख्य धारा के अनेकों विकल्प जिनका लाभ बाकी सारे नागरिक ले रहे थे उसको भी मिलने लगा। वरना 370 ने उसको क्या दिया? 370 ने तो उन 2-3 परिवारों को दिया जो 370 की आड़ में, जैसा मैंने कहा आपको विधानसभा के कार्यकाल का उदाहरण दिया, कश्मीर के नागरिक की स्पेशल स्टेटस, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान इत्यादि इत्यादि की दुहाई दिया करते थे और उसकी आड़ में पुष्ट दर पुष्ट अपना वंशवाद बढ़ाते रहे। अब जब फिजा खुली है और
जो मोदी जी के आने के बाद, विशेषकर 2014 के बाद, अनेकों विकल्प, चाहे स्टार्टअप के थे, चाहे रोज़गार के थे, चाहे इकॉनमी में एक रिसर्जेंस आया, उसका लाभ यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे। ये चाहते थे कि उसी तरह से परिस्थितियाँ बनी रहें और ये अपना वंशवाद पुष्ट दर पुष्ट चलाते रहे, और इसलिए अब ये चाहते हैं कि उस तरह का नैरेटिव सेट हो। और दूसरी बात ये भी है कि 370 के जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं 2 परिवारों को या 3 परिवारों को हुआ है। और इस कदर गैर मर्यादा, बेगैरत तौर से, मैं कहूँगा बेगैरत तौर से 370 का दुरुपयोग किया गया कि जब 73-74 अमेंडमेंट पास किया, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, राजीव गांधी थे, यहाँ पर गठबंधन में कांग्रेस थी, लेकिन यहाँ नहीं लागू किया, क्योंकि उसकी राशि सीधी पंचों, सरपंचों और स्थानीय इकाइयों के प्रतिनिधियों के पास जानी थी। ये चाहते थे कि इनके मंत्रालयों में ही रहे, मुख्यमंत्री के तिजोरी में रहे, तो तब इनको 370 दिख गया। यानी आम जो, और ये दुहाई देते रहे, यही पार्टी, पीडीपी कहती सेल्फ रूल, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती ऑटोनॉमी। सेल्फ रूल का क्या अर्थ हुआ? सेल्फ रूल हम तो ये समझते हैं कि जो धरती से जमा हो, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जो धरती से न जन्मा वो सेल्फ रूल क्या है? तो सेल्फ रूल मतलब सेल्फ का रूल, सेल्फ ऑफ द फैमिली। दूसरा कहता है ऑटोनॉमी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मतलब खुद मुख्तियारी। खुद मुख्तियार क्या? आपने आम नागरिक को तो इतनी बंदिशों में बांध दिया, लेकिन हाँ, आप खुद मुख्तियार हो गए कि आप जिस तरह से अपना राज चलाएं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये इन्हीं को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, आम नागरिक को इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सर, आप ये कह रहे हैं आम नागरिक को फ़ायदा है, और आम नागरिक 370 की बंदिश में था, लेकिन कर्रा साहब जो कांग्रेस के यहाँ पर वो अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इस वक्त एक खुली हुई जेल है, जहाँ सब लोग हैं लेकिन एक खुली हुई जेल है। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड ये करेंगे? जो बात कह रहे हैं उसका खंडन भी उन्हीं की बात में है। वो आज इस स्थिति में वो ये कह सकते हैं। अच्छा, वो कह सकते हैं, उनसे पूछिए, आज से 15 साल पहले कह सकते थे, जब इनकी सरकार यहाँ थी, इनकी सरकार केंद्र में थी, इनके ही नेता राहुल गांधी, मन करता है लाल चौक में आइसक्रीम खाते हैं, शाम को मन करता है हदूद में चले जाते हैं, रेजिडेंसी रोड। जब इनकी सरकार थी यहाँ पर, इनकी सरकार थी वहाँ पर, तो ये तो जेल खाने में तब थे, ये अपने बनाए हुए जेल खाने में, ये सुरक्षा, कहते हैं होम मिनिस्टर को डर लगता है, सुरक्षा कवच में बैठे हुए थे। इनके गृह मंत्री कहते हैं सुशील चंद्र के डर लगता है। तो इन्होंने तो उस समय जेल खाने में रहे, बल्कि मोदी जी ने इनको जेल खाने से मुक्ति दिलवाई है। अच्छा तो ये बताइए, मतलब मैं फिर 370 आपके लिए इशू है इन चुनावों में, कि कश्मीर का डेवलपमेंट, नया कश्मीर, ये आपके लिए मुद्दा? नहीं, देखिए 370 अब कोई इशू रहा ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से मेन स्ट्रीमिंग और मुख्य धारा में जुड़ गया है जम्मू कश्मीर, और अनेकों इससे फ़ायदे हुए, और बड़ा कम समय हुआ है अभी, 5 साल तो कोई ज़्यादा एक समाज, एक राष्ट्र के जीवन में 5 वर्ष तो एक फुट नोट ऑफ ए चैप्टर भी नहीं होता। लेकिन आप देखिए, मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। 2014 में मात्र 350-400 स्टार्टअप थे, आज बढ़ करके 1.5-2 लाख हो गए। जम्मू कश्मीर ये आलम था कि मात्र 30 स्टार्टअप्स, अब 5 साल के अंदर वही संख्या 30 की बढ़ करके लगभग 900 के करीब जा रही है। लेकिन समय कम है, आहिस्ता आहिस्ता ये विकल्प बढ़ेंगे, तजारत बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी। आप कह रहे हैं कि 370 इशू है, लेकिन उमर अब्दुल्ला और अब कांग्रेस चुपचाप कहती है, क्योंकि कांग्रेस 5 अगस्त को काला दिवस मनाती है हर साल, जबकि हटा था, तो वो लोग कहते हैं 370 हम वापस लाएंगे, अगर हम सरकार में आ गए तो स्टेटहुड हम वापस लाएंगे। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ना इधर है ना उधर है, वो 370 के पक्ष में भी है, उसके विपक्ष में भी है। अब वो देखिए क्या दिलचस्प उनकी कहानी है। जब वो कश्मीर घाटी में आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैठते हैं, तो कहते हैं हम 370 को वापस लाएंगे। जब वो जम्मू जाते हैं और वहाँ प्रचार करते हैं, कहते हैं 370 के हटाने के पक्ष में। अब उनसे कहिए कि खुल करके एक स्टैंड लें, कह दें आज कि अगर हम वापस आते हैं सत्ता में तो हम 370 वापस आएंगे। कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने बाकी प्रदेशों में भी चुनाव लड़ना है। अच्छा, इसलिए वो ना इधर है ना उधर है। और अच्छा, इसमें एक और आपने बात की, तो मुझे आपने जैसे कहा कि हम भी यहाँ की जड़ों से जुड़े हैं, मुझे बात याद आई। आज से कोई 20-25 वर्ष पहले यहाँ एक कहावत मशहूर थी इन कांग्रेस वालों के लिए और दूसरे इनके सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, एक कि ये जेब में 3 बयान लेके चलते हैं। श्रीनगर में एक परोस देते हैं पत्रकारों को, जम्मू पहुँच के दूसरा, और दिल्ली पहुँच के तीसरा। और उस ज़माने जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो यहाँ 3 दिन के बाद अखबार आता था। यहाँ श्रीनगर में रेजिडेंसी रोड में एक अब्दुल्ला सन्स करके बड़ी मशहूर अखबार की दुकान है, वो बेचारे तीसरे दिन पहुँचता। चंडीगढ़ का अखबार वो 4 दिन के बाद, तब तक वो लोग भूल जाते क्या बयान है। अब थैंक्स टू
आप जैसे जो मित्र है, जो आज यहाँ कहा वही सुनाई देगा जम्मू में, वही सुनाई देगा दिल्ली में, तो अब ये चुप हो गए। अगर वो ज़माना होता तो एक बयान यहाँ दे देते कि हम इसको हटाए लाएंगे, यहाँ कह देते हम लाएंगे, वो आपको चुप करके वो छोटा सा प्रेस नोट पकड़ा देते, जम्मू जाके कह देते कि हम इसको हटाने के पक्ष में, और दिल्ली में कुछ और कहते। अब वो हो नहीं पा रहा, इसलिए खामोश है। अच्छा, राहुल गांधी अभी अमेरिका में जब थे तो वो इल्हान उमर से मिले। वो इल्हान उमर है जो पाकिस्तान की धरती पर जाती है, भारत के कब्जे वाले कश्मीर में जाती है, कहती है ये तो पाकिस्तान का है। कश्मीर पर उसने इतना भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये मीटिंग बड़ी स्ट्रैटेजिक थी। यहाँ पर जो अलगाववादी मानसिकता के लोग हैं उनको एक मैसेज देना था कि भाई कांग्रेस के लिए वोट करें। क्या आपको ऐसा लगता है? हुआ क्या है कि कांग्रेस यहाँ पर तो अपना जनाधार खो बैठी है हिंदुस्तान में, अब वो ढूंढ रही है बाहर से कहीं मिले। जब अमेरिका जाते हैं तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, भारत की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। जितनी भी सरकारें पहले हुई, विदेश में जा कर के आपने उस समय की सरकार का पक्ष रखना है। नरसिम्हा राव जी थे तो उन्होंने जब एक विदेश एक डेलीगेशन भेजना था तो वाजपेयी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रकार से हमारा विदेश की धरती में जो स्टैंड रहता है वो एक सामूहिक जिम्मेवार स्टेट्समैन की तरह रहता है। लेकिन ये इतने हताश हो गए हैं कि वो वहाँ जा कर के गालियाँ निकालनी शुरू करते हैं भारत सरकार को, आलोचना करने लगते हैं मोदी जी की। हालांकि वहाँ से कोई इनको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन ये इनकी हताशा का प्रतीक है। और इनकी जो वास्तविक मानसिकता है, इनकी जहनीत है, वो भी उससे एक्सपोज होती है। और आपने ठीक कहा, अगर ये अलगाववादियों को रिझाने के लिए ऐसा वहाँ जा कर के कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात का फैसला करेगी कि इस प्रकार की लीडरशिप इस देश को कबूल है भी कि नहीं। और आप कह रहे हैं कांग्रेस का आधार खत्म हो चुका है। लोग बार बार सवाल करते हैं कि बीजेपी कश्मीर में क्यों नहीं लड़ पाती। अभी भी आपने 18-19 कैंडिडेट कश्मीर में, जम्मू में तो आप सभी जगह पर हैं, और लोकसभा चुनाव में भी आपने कैंडिडेट नहीं दिए थे। तो इसको लेकर लोग सवाल उठाते हैं कि बीजेपी कश्मीर में चुनाव लड़ने से डरती है, उसको कैंडिडेट नहीं मिलते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव ये है कि एक ज़माने में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाना भी एक टैबू था। आज आप देखिए जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडा भी लगाया, तिरंगा भी लगाया, और कहाँ कैंडिडेट उठाना है कहाँ नहीं उठाना है ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। और ये केवल जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता, बाकी प्रदेशों में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है कि रसोई घर में फैसला हो रहा है कि एक सीट बाप के कहने पर, एक सीट बेटे के कहने पर, एक सीट वहाँ माँ के कहने पर, एक सीट यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जैसे बाहर लोकतांत्रिक मूल्य ऐसे अंदर भी है। तो एक नीचे से नाम चलते हैं, फिर ऊपर तक जाते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड तक, और फिर एक सामूहिक निर्णय होता है। और उस निर्णय में ये भी शामिल होता है क्योंकि प्रतिभा सभी में है, योग्यता सभी में। ऐसा नहीं है जो कैंडिडेट चुना गया वही सबसे काबिल था, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इस पार्टी में तो प्रतिभा की कभी कमी रही नहीं। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक दल है ये राजनीतिक दल। तो जो सामूहिक निर्णय होता है वो उसमें ये भी कंसिडरेशन में आता है कि कौन एट द गिवन टाइम कौन उम्मीदवार सबसे अनुकूल होगा, एट द गिवन टाइम कहाँ पे कितना लड़ना कितना नहीं लड़ना। अब आप ये जो कह रहे हैं ना कितना लड़ना कितना नहीं लड़ना, उसी को लेकर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी है मल्टी कॉर्नर बना दो। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई वोट मत बटने देना, नहीं तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी और ये इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसा करते रहे, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस यही करते रहे, आपस में लड़ाओ, वोट बटाओ, 8% बढ़े और बन जाओ मुख्यमंत्री। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ऐसी करी। जब 60% वोट हो रहा है तो किसी को कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी राजनीतिक दल आ सकता है। तो ये जो ये करते रहे हैं वो सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मतलब आपकी ये स्ट्रैटेजी, मतलब आपकी छोटे छोटे दलों पर नज़र है कश्मीर में जो लड़ रहे हैं? जो हमारे देखिए किसी दल पर नज़र नहीं है, हम अपनी क्षमता से अपनी ताकत से लड़ रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमें वैसे समर्थन देता है, पार्टी में कोई सदस्यता ग्रहण करता है तो हाँ, लेकिन हम कोई शर्त पे नहीं रखते। अगर कोई सदस्यता ग्रहण करता है तो ऐसा नहीं है कि उसे पहले कह दिया तूने मंत्री बनना है तो तू आ जा, ऐसा नहीं करते हम। अब कोई हमें समर्थन देगा, राजनीतिक हत में देगा, जो काम मोदी जी कर रहे हैं उन्होंने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा की जो एक डेवलपमेंट जर्नी है, जो ये विकास यात्रा है, उसका हिस्सा बनाया है, जम्मू कश्मीर उस कारवां का हिस्सा बनाया है, उस बात के लिए अगर कोई हमें समर्थन देता है तो इसमें बुराई क्या है? तो जब आप स्ट्रैटेजी की बात करते हो तो ये भी आप पर आरोप लग रहे हैं कि इंजीनियर राशिद को इसलिए छोड़ा गया
ताकि एनसी और बाकी पार्टियों के वोट जो है कट जाए? ये बात जो लोग कह रहे हैं वो भारत की न्याय पद्धति और भारत के न्यायालय न्यायाधीशों पर उंगली उठा रहे हैं। मुझे लगता है पहले तो उनको ये सवाल करना चाहिए कि भाई जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, अगर आप उन पर इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो आपकी अपनी प्रोप्राइटी क्या है? यहाँ की अदालत, यहाँ की कचहरी, यहाँ का न्यायालय, यहाँ के न्यायाधीश वो स्वतंत्र ढंग से काम करते हैं। मोदी जी की सरकार ना न्यायाधीश के किसी कामकाज में दखल देती है, ना किसी एजेंसी के कामकाज में। हाँ, ये करते रहे 50-60 साल, ये यही काम करते थे, एजेंसियों से अपने राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाना। इनको लगता है बीजेपी है तो ये भी यही करते होंगे, क्योंकि मानसिकता ऐसी बन गई। ये अपने मन की बात कर रहे हैं जो ये कहा करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। अगर अदालत ने उसको छोड़ा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? तो अभी आपने जैसे कहा कि आप लोगों के जो आपको सपोर्ट करेगा, पर क्योंकि लोग कहते हैं कि पीडीपी भी कहीं ना कहीं दोबारा आप लोगों के साथ गठबंधन के उसमें रहा, तो क्या ये जो अलगाववादी जो फैक्टर यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए भी बीजेपी के दरवाजे खुले हुए, पीडीपी के लिए भी दरवाजे खुले हैं? ऐसा है कि वो तो मेरिट पे बात होती है। अगर कोई आना चाहता है तो हमारे यहाँ भी एक समितियाँ बनी हैं, उसका निर्णय लिया जाता है किसको साथ लेना है, कैसे लेना है। पर कोई शर्त होगी आपकी अगर इसके लिए? हमें सरकार बनाने के लिए किसी शर्त की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अपने बलबूते पे बनाने वाले हैं। आपको ऐसा लगता है बीजेपी अपने बलबूते पे? हम तो चुनाव में उतरे ही ये लक्ष्य लेकर के। अच्छा, समय कम है, जल्दी से पूछता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अब उम्मीद लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं अपने बलबूते पर, और 2014 का चुनाव देखे तो बीजेपी ने जम्मू में क्लीन स्वीप किया था। अब उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन के बाद भी ये पहला चुनाव है, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। तो लोग ये कर रहे हैं, कैलकुलेशन लगा रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिल सकता है क्या? नहीं, ये भी सोच गलत है। जम्मू कश्मीर को पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलेगा। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। इसमें ये कोई जात पात या धर्म पर आधारित नहीं। आप देखिए मोदी जी जो स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कच्चा घर है पक्का बनाना है, ये नहीं पूछते हिंदू का कि मुसलमान का है। उज्ज्वला का सिलेंडर गृहिणी के घर में पहुंचाना है जिसकी आवश्यकता है, ये नहीं पूछते ये हिंदू है कि मुसलमान है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये भी कांग्रेस की सोच है। हाँ, एक बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। इस बार ये दावा उसका धर्म क्या है उस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये धर्म आधारित राजनीति बीजेपी करती ही नहीं। तो यानी मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ निश्चय ही कोई हाँ, भी। लेकिन बीजेपी का आप दावा कर रहे हैं? बीजेपी का दावा है, किसी धर्म जात का नहीं। धर्म जात का नहीं, बीजेपी का। और फिर एक आखिरी चीज़, मैंने पीडीपी पे सवाल पूछा था, आप पीडीपी के साथ पहले सरकार बना चुके हैं, 10 साल पहले वही सरकार थी, क्या पीडीपी अब, क्योंकि इंडी गठबंधन में जम्मू कश्मीर में तो नहीं है, क्या उसके साथ कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जब परिस्थिति कोई ऐसी होगी तो अलग से विचार करने लायक बात है। लेकिन ये भी याद रहे कि मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत के या लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हम पीडीपी से गठबंधन से खुद बाहर आए थे। हमें किसी ने निकाला नहीं, पीडीपी ने नहीं हमें छोड़ा, हमने पीडीपी को छोड़ा। हमारे ऊपर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं था, कोई जनता का दबाव नहीं था, लेकिन जिन सिद्धांतों को लेकर के हमने एक सरकार बनाने हेतु अपना सहयोग दिया था पीडीपी को, जब हमें लगा कि नहीं हमारे सिद्धांतों से कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है, तो हमने, मुझे लगता है पहली बार मात्र और मात्र सिद्धांतिक कारणों से बाहर आए। अच्छा, मेरे सवाल खत्म हो गया, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है सामने शंकराचार्य मंदिर है, और आप क्योंकि यहीं के हैं तो मैं एक आखिरी चीज़ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि एनसी जो है शंकराचार्य पर्वत का भी नाम बदलने की बात करती है, ये सब क्या ये जो अलगाववादी एजेंडे हैं, क्या इस पर आप चाहते हैं कि? अब ये जो कह रहे हैं हमें कि हम इंजीनियर शील से बात करें, तो बल्कि सवाल तो इन पर आता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, यही कह रहे हैं कि हम उसको सुलेमान या क्या कर देंगे। यानी जो हमारी परंपरा का हिस्सा है, जो हमारी रिवायत का हिस्सा है, जो हमारी लेगेसी का हिस्सा है, ये उससे भी छेड़छाड़ कर रहे हैं मात्र और मात्र कुछ एक वोट हासिल करने के लिए, और वो भी शायद हो कि ना हो। क्योंकि जैसे मैंने उस दिन कहा था वो अंग्रेजी में, द सम ऑफ दीज पॉलिटिशियंस आर स्टिल ट्राइंग दी ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन बट द वोटर हैज़ मूव्ड ऑन। ये भी नहीं मालूम वोटर इन बातों से मुतासिर होता है कि नहीं, लेकिन इनकी मानसिकता है, ये हर तरह का हथकंडा लाएगी। चलिए, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप हमारे साथ आए बहुत बहुत, और उम्मीद है कि आगे भी हम कल श्रीनगर में आपके यहाँ कॉन्क्लेव करेंगे तो आपका समय मिलेगा हमें। थैंक यू सो मच सर।